नमस्कार मेरे देश के वीर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस ये दोनों सब्जेक्ट्स एक ही क्लास में आपके लिए लेकर आए जाते हैं और ये क्लास नंबर 9 है। इसके पहले हमने क्लास नंबर 8 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। हम आपके माँ बाप का सपना जरूर पूरा करेंगे और आपको भी वतन पे वर्दी जरूर दिलवाएंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर हम आपके लिए मेहनत करें तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। 2022 आपका खाली बिल्कुल भी नहीं जाएगा, मैं आपको वर्दी दिलाकर ही मानूंगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, पूरी जानकारी आपको देते हैं। एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है क्योंकि आज की क्लास काफी ज्यादा बेहतरीन है। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। जी हाँ, अगर आप अपने मेहनत पर उम्मीद और विश्वास रखेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022 में आपको वर्दी मिलेगी, आपका सपना जरूर पूरा होगा, आपके माँ बाप का सपना जरूर पूरा होगा। तो आइए इसी आशा के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट सभी गाइस आंसर देंगे और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। ये जो गाइस क्लास में आपके लिए लेकर आता हूँ, इसकी पीडीएफ आपको विद आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दोनों दी जाती है। और जो भी प्यारे मित्र अगर व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो मैं नाराज ना हूं, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं वही टेलीग्राम पर भी भेजा जाता है। जो भी प्यारे मित्र जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी प्यारे भाई बहन को जय हिंद। और फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, जल्दी जल्दी आंसर देंगे और ये दावा है कि आपको वर्दी में दिलाकर रहूंगा। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नरेंद्र नाथ दत्त। जो भी प्यारे मित्र यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं नरेंद्र नाथ दत्त, बहुत ही अच्छा आंसर आया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य, रामानंद, नामदेव या फिर रामानुज। फटाफट आंसर देंगे, क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है। फटाफट आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक की बात की गई है, सही आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन आंसर आया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। कहने का मतलब है कि भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है ये किस राज्य से संबंधित है। बस इसका आंसर दीजिए फटाफट, आपको मैं सिलेक्शन दिलाकर रहूंगा, वर्दी आपको दिलाकर रहूंगा, लेकिन आपके अंदर जज्बा और आपका हौसला कायम रहना चाहिए, जज्बा आपका होना चाहिए और आपके माँ बाप का सपना मैं पूरा करूंगा, आप चिंता ना करिए। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। जो भी प्यारे मित्र ऑप्शन सी दे रहे हैं बहुत ही बेहतरीन है। अगला आपके सामने कि इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। फटाफट आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे मित्र यहाँ पर दे रहे हैं ओडिसी, वी आंसर जो भी प्यारे मित्र दे रहे हैं बहुत ही अच्छा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फटाफट आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। फटाफट आंसर देंगे। तो जो भी प्यारे मित्र यहाँ पर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पश्चिम बंगाल। जो भी प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। अगला आपके सामने कि भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 6। तो जो भी मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर आपका आंसर दे रहे हैं वी यानी कि मेघालय। जो भी दे रहे हैं कि बंबू नृत्य जो है ये मेघालय में प्रसिद्ध है, वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला आपके सामने कि नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। हाँ, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये कोई राजधानी वगैरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। आपको भी पता है कि काफी ज्यादा कंपटीशन टफ हो चुका है। सो प्लीज आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, अपने मेहनत पर विश्वास करिएगा। आपके मेहनत को गाइस हम साकार जरूर करेंगे, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देंगे, लेकिन मेहनत तो आपको जारी करनी ही पड़ेगी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। जो सूरदास और शंकरिया नाटक है ये किस पेशेवर जाति से क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर भवाई। जो भी दे रहे हैं भवाई, डी आंसर बिल्कुल। अगला कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सबसे अधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है। इसका आंसर देंगे कि ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी या फिर टंपा, क्वेश्चन नंबर 8।
तो जो भी प्यारे मित्र यहाँ पर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ख्याल, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला आपके सामने कि राग भैरव का राग भैरवी कब गाया जाता है। बस कहने का मतलब है कि जो भैरवी का राग भैरवी, ये जो राग है ये कब गाया जाता है। रात्रि के प्रथम पहर में, द्वितीय पहर में, तृतीय पहर में या फिर प्रातःकाल। क्वेश्चन नंबर 9। तो ना तो प्रथम में, ना तो द्वितीय में, ना तो तृतीय में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रातःकाल में। जो भैरवी का ये जो भैरव का राग भैरवी है ये प्रातःकाल में गाया जाता है। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। गिटार, सितार या फिर ट्रम्पेट या फिर वायलिन। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस ट्रम्पेट को गाइस जो कहते हैं वो इसे कहते हैं तुरही। क्या कहा जाता है? तुरही इसे कहा जाता है। और सही आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, ट्रम्पेट। ठीक है। अगला आपके सामने कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। जो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट आंसर देंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर दे रहे हैं वायलिन, सी आंसर जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जितना कहा जाए उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। तो देख लीजिए, चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। कौन से यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं? हाँ, तो लगभग लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है। जहांगीर जो भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, बहुत ही अच्छा आंसर है। अगला आपके सामने कि गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। युद्ध दृश्यों का या फिर पशु पक्षियों का या फिर दैनिक क्रियाकलापों का या फिर प्राकृतिक रचनाओं का। क्वेश्चन नंबर 13। तो जो भी प्यारे मित्र यहाँ पर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का प्राकृतिक रचनाओं का, डी आंसर जो भी दे रहे हैं बहुत ही अच्छा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। अगर आप सभी लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो दिल की गहराइयों से बताइए कि अगर आपको अच्छी लगती है तो आपने क्लास को लाइक क्यों नहीं किया। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो इसका मतलब यही है कि हमारी मेहनत आपको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी नहीं लगती है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूँगा। ये गाइस मेरा विश्वास है और ये मैंने ठाना है कि मैं अपने सभी प्यारे भाई बहन को वर्दी दिलाकर रहूँगा। उनके माता पिता को, अपने माता पिता के सपने को जरूर पूरा करेंगे और मैं आप सभी को वर्दी दिलाकर ही मानूंगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं। मैं आपसे कोई भी गाइस यहाँ पर जबरदस्ती नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल इसको लाइक ही करें। अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी प्यारे मित्र दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर ऋषभदेव। ऑप्शन ए जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। अगला कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। बस कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी ऐसी धारणा है जो एक जैसी है। कर्मवाद का या फिर आत्मा की अनश्वरता या फिर ईश्वर में विश्वास या फिर कठोरता। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, तो देखिए कर्मवाद का सिद्धांत जो है ये बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में एक ही धारणा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बस मैंने जो कल के क्वेश्चंस में आंसर, जो मैंने कल की क्लास में क्वेश्चन दिया था उसमें गाइज इसका क्वेश्चन का टाइप अलग था, बस आप इतना समझ लीजिए। लेकिन अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आंसर आपका परफेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, तो मैंने कल की क्वेश्चन क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि शंकराचार्य किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो मैंने ऑप्शन में टिक किया था अद्वैतवाद। तो आज हो जाएगा कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वही शंकराचार्य। सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। जो भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बहुत अच्छा आंसर है। अगला आपके सामने कि लठमार होली खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 कि लठमार होली खेली जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसी होली खेली जाती है गाइस कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ही खतरनाक होली होती है, कपड़ा फाड़ होली, अरे बहुत होती है, आप समझ गए होंगे। हाँ, तो लठमार होली खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देंगे बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में। ये आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा।
महाकुंभ की बात की गई है, अर्धमहाकुंभ बिल्कुल नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में, उज्जैन में, और गाइस नासिक और प्रयागराज, ये 4 जगह लगता है, आप याद रखिएगा। अगला आपके सामने कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहाँ स्थित है। मैं आपको इतनी भी ट्रिक दे सकता हूं कि जो इसका सही आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में कहाँ होगा, अब आप ये दिमाग लगाइए, आंसर आपका परफेक्ट आना चाहिए, कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी प्यारे भाई बहन गलत नहीं करेंगे, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, तो देखिए, चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर जो है ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। कहने का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कांची में। ये आंसर जो भी दे रहे हैं परफेक्ट आंसर आ रहा है। अगला आपके सामने कि वह त्रिमूर्ति जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकीर्ति उत्तीर्ण है, कहाँ स्थित है। कहने का मतलब है कि वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों की मुखाकृति उत्तीर्ण है, मतलब कि उसमें बनी है, ये कहाँ स्थित है। अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बस आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकेगा, आप टिक करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाओं में, जो भी दे रहे हैं आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, एलिफेंटा की गुफाओं में। अगला आपके सामने है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर कश्मीर में, जो भी दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 का कश्मीर में, बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, बताइए ना इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सही आंसर हो जाएगा बिहार के राजगीर में विश्व शांति स्तूप स्थित है। कहने का मतलब है सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना निम्न में से कौन सा है। कहने का मतलब है कि कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का कौन सा नमूना स्थित है। आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, तो जो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर दे रहे हैं अंगकोर वाट मंदिर, जो भी दे रहे हैं डी आंसर, बहुत अच्छा आंसर है। देखिए, क्वेश्चन भले ही आपको टफ लगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं ना वही एग्जाम में टपकते भी हैं, ये समझ लीजिए। सो प्लीज जो भी क्वेश्चंस आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप उसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। जहां भी आप इंपॉर्टेंट मटेरियल्स लिखते हैं वहां पर आप लिख लीजिएगा। ये नहीं कि वो गैलरी में ही पड़ा रहे, नहीं मेरे प्यारे भाई, गैलरी में नहीं पड़ा रहना चाहिए, फोटोज में नहीं रहना चाहिए, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि आपके एग्जाम में पीडीएफ या फिर जो गैलरी की फोटोज है इंपॉर्टेंट जो कुछ भी वो आपके दिमाग में रहेगा तभी एग्जाम में काम आएगा, वहां पर पीडीएफ वगैरह काम नहीं आएंगे। इसलिए जो भी आपको पीडीएफ या जो कुछ भी दिया जाता है उसे दिमाग में रख लीजिएगा तुरंत। ओके, अगला कि भारत महोत्सव की शुरुआत जो है ये किस वर्ष हुई। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई। क्वेश्चन नंबर 24, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का 1982 ईस्वी में, सी आंसर अगला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत की प्राचीन भाषा है हिंदी, प्राकृत, संस्कृत, पाली। बताइए आंसर क्या होगा। 25, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है। सही आंसर हो जाएगा भारत की प्राचीन भाषा। कहने का मतलब है सबसे पुरानी भाषा, तो संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है ना। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। जो भी दे रहे हैं ऑप्शन सी बहुत अच्छा आंसर है। तो अब आइए हम बढ़ते हैं गाइस फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी प्यारे मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह कृपया एक बार दिल से क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों तक शेयर भी कर देंगे। जो भी आपका स्टडी ग्रुप है जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका ग्रुप है स्टूडेंट का, वहाँ पर आप शेयर कर दीजिएगा अपने सभी प्यारे मित्रों तक ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। और ये रहा आपके सामने इसका आंसर, मैंने 25 तक आज कंप्लीट करा है, ये रहा 25 तक आपका आंसर। आप इसे ले लीजिएगा पीडीएफ के साथ ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें। जो भी गलत में यहाँ पर लिखा था वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ओके, अगला आपके सामने ये रहा फिजिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज सतह के साथ वृहद कोण कौन बनाता है,
एसएससी CHSL 2016 में क्वेश्चन आया था, यानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज सतह के साथ वृहद कोण कौन बनाता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उच्च प्रक्षेप वक्र। उच्च प्रक्षेप वक्र बनाता है। डी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। डी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कि न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? इसी के साथ साथ न्यूटन के तृतीय नियम को किस नाम से जाना जाता है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट देंगे। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम यानी कि ऑप्शन सी जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बताइए कि तृतीय नियम को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, का नियम। यहाँ पर लिख नहीं जा रहा, आप समझ गए होंगे। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तृतीय नियम को और जड़त्व का नियम ये प्रथम नियम को कहा जाता है। ओके प्यारे मित्र, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि तेल की सतह पर जल की बूंदों के न ठहरने का क्या कारण है? तेल की सतह पर जल की बूंदों के न ठहरने का आखिर कारण क्या है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृष्ठीय तनाव। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन बी दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत बेहतरीन आंसर है। अगला आपके कि पृष्ठीय तनाव का परिणाम कौन सा है? हाँ, ये मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर पृष्ठीय होना चाहिए। पृष्ठीय तनाव का परिणाम कौन सा है ये बताइए। गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, श्यानता, केशिकत्व क्रिया, विकिरण। 4 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भी दे रहे हैं केशिकत्व क्रिया। सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ऑप्शन ही अलग किया गया है और थोड़ा क्वेश्चन का टाइप चेंज किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जड़त्व। अगला कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? आरआरबी मुंबई भोपाल गुड्स गोड 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहा जाता है मित्र। एक्टियोमीटर कहने का मतलब है सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपके सामने कि आर्किमिडीज किस देश के थे? आर्किमिडीज किस देश के थे? आरआरबी भुवनेश्वर 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्किमिडीज जो थे ये किस देश के थे? बिल्कुल सही, जो भी दे रहे हैं ग्रीस। आर्किमिडीज ग्रीस, बिल्कुल सही। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर। ट्रिक भी बना सकते हैं आप, आर्किमिडीज ग्रीस, बिल्कुल सही। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल सही है, जो भी प्यारे मित्र दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 गैलीलियो ने। ये आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 कि डायनेमो का हिंदी अर्थ क्या है? इसके लिए आप समय ले लीजिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर मैकेनिकल ऊर्जा का इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमो का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खाओ पियो मौज करो, घूमा करो हिसाब से, लेकिन जिंदगी में कुछ करना है तो प्यार करो किताब से। कहने का मतलब है आप खाओ पियो मौज करो, घूमा करो, लेकिन हिसाब से। ये नहीं कि आज चलिए वहां पर हम घूमते हैं, आज चलिए यहाँ पर, आज चलिए वहां पर, नहीं, कहीं घूमना नहीं है जब तक जिंदगी में सफल नहीं हो जाओ। आप जिंदगी में सफल हो जाओगे ना एक बार, तो आप कहीं भी घूम सकते हो, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। आपके घर वाले भी कहेंगे कि अरे बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, घूमने दीजिए, वो तो सफल हो ही चुका है। तो अब आप ये दिमाग में रखिए कि पहले मुझे सफल होना है, उसके बाद कुछ करना है। इसीलिए खाओ पियो मौज करो, कोई मतलब नहीं है, खाओगे पियोगे कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन आपको प्यार करना है किताब से। आपको जिंदगी में सफल होना है, अपने वर्दी को जुनून में रखना है और निश्चित रूप से आपको वर्दी मिलेगी। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको मैं वर्दी दिलाकर ही रहूंगा, ये बात आप याद रखिएगा। अगला आपके सामने कि नैनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? नैनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है?
आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, जो भी प्यारे मित्र यहाँ पर दे रहे हैं, गैसों का दाब, गैसों का दाब। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब। अगला आपके सामने ये रहा कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? आरआरबी गोरखपुर जेई एग्जाम 2004 में पूछा गया था। आंसर दीजिए कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? तो जो भी दे रहे हैं लुई प्रिंस, ऑप्शन डी। जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। अगला आपके सामने कि साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर एग्जाम 5/9/2004 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, तो जो भी दे रहे हैं कोलकाता में, जो भी प्यारे मित्र दे रहे हैं कोलकाता में, बहुत अच्छा आंसर है। अगला आपके सामने कि हे ब्रिज से किसको मापा जाता है? हे ब्रिज से किसको मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, तो जो भी दे रहे हैं इंडक्टेंस, जो भी दे रहे हैं इंडक्टेंस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला आपके सामने कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? मैं कोशिश करूंगा गाइस कि कल से मैं सारे ऑप्शन का ऑपरेशन कर दूंगा। कहने का मतलब है कल से मैं सारे ऑप्शन को गाइस मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। बिल्कुल पूरे जो ऑप्शन है इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे ताकि आपको दिक्कत कहीं भी ना हो, ठीक है। तो सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। ये आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई जो होती है ये किस ओर इंगित करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। तो बताइए ना इसका आंसर क्या होगा? दिल की गहराइयों से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगती है। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको वर्दी पाना है तो अपने मेहनत पर विश्वास रखना होगा। मैं आपको वर्दी दिला कर रहूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डेली क्लास आपको शाम 7:30 बजे मिलती है, जिसमें जीके प्लस साइंस दोनों होता है। इसके अलावा आपको हिंदी, रीजनिंग और मैथ ये तीनों आपको मिलते हैं गाइस। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको वर्दी दिलाकर ही मानूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं, जो कुछ भी आपकी इच्छा। राइट आंसर होगा चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। यहाँ पर जो भी दे रहे हैं चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की दिशा। सी आंसर अब बिल्कुल सही होगा। अगला है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? बताइए, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं कौन से दर्पण? अवतल, उत्तल, समतल या फिर ननाब्दीज? बताइए ना। क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल सही है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। तो रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? बस यही तो पूछा गया है आपसे, जानते भी हैं आप। अवतल दर्पण भैया, अवतल दर्पण। सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी अवतल दर्पण दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। अगला कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.77, 1.47, 1.44 या फिर 2.42? आंसर दीजिए, दिमाग लगाइए, आंसर आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 19। 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। डी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? बताइए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? बाइक में भी होता है, रिक्शा में भी होता है, बस में भी होता है, जो आपके घर कार है उसमें भी होता है। बताइए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? जो भी दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल दर्पण। जो भी दे रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला कि टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च, उसमें किस प्रकार के प्रकाश की आपूर्ति होती है? इसका आंसर आपको देना है। ये टॉर्च हो गई। हाँ, तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संक्षिप्त प्रकाश पुंज। संक्षिप्त प्रकाश पुंज जो भी दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? सामान्य नेत्र की बात की गई है। ये दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष इसमें नहीं होगा, ना जरा दृष्टि दोष होगा। सामान्य नेत्र की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर
वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सी आंसर आपका बिल्कुल सही। अगला आपके सामने कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो सही आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा। सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि किसी नेत्र के निकट बिंदु है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 24। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। यहाँ पर आपका जो भी दे रहे हैं प्यारे मित्र यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का कि किसी नेत्र का निकट बिंदु आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का बी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, क्वेश्चन नंबर 25। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का दृक तंत्रिका की बात भी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बता दूं कि इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, व्हाट्सएप पर भी मिलेगी विथ आंसर के साथ, ताकि आप अगर दोबारा क्लास नहीं देखते हैं तो भी आप रिवाइज कर सके। और मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ। हम आपके लिए तत्पर हैं, हम आपकी सेवा सदैव करते रहेंगे। मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूंगा, आपके बदन पे वर्दी जरूर होगी, लेकिन मेहनत आपको करना होगा। आपकी मेहनत व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और हमारे विश्वास को बनाए रखिएगा, विश्वास को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। मैं आपको वर्दी दिलाऊंगा, ये बात आप समझ लीजिए। मैं डेली आपको क्लास देता हूँ, डेली आपको गाइस मैंने बुक भी दे दी, आप देख लीजिएगा। और मैंने बता दिया है आज कि आपको प्रैक्टिस सेट कब से मिलेगा, वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि डेली आपको मिलती है ये क्लास शाम 7:30 बजे, जिसमें जीके प्लस साइंस होता है। इसके अलावा आपको 6 बजे मिलती है, जिसमें हिंदी होता है और रीजनिंग और मैथ। ठीक है, ये भी आपको मिलती है, जिसकी गाइस मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा, वो भी मिल जाती है। टाइम ना होने की वजह से टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसके भी टाइम फिक्स कर दिया जाए। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों को अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। मैं आपके लिए सदैव मेहनत करूंगा, मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत पे अपने विश्वास रखिएगा, अपने जज्बे को काम बनाए रखिएगा। मैं आपको वर्दी दिलाऊंगा। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।